तो यहां पे देखेंगे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है, कल देख रहे थे इसको, तो उसको कंटिन्यू करते हैं यहां पे। ठीक है, सब स्टूडेंट कनेक्ट हो गए? तो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, फिर से दोबारा देखिए उसको, कि यहां पे ये टावर है या सपोर्ट्स है और ये क्रॉस आर्म है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस आर्म है ये किस पोटेंशियल पे होती है? तो ये 0 पोटेंशियल पे होती है। ये जो सपोर्ट है या टावर है ये भी किस पोटेंशियल पे होता है? 0 पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि इस तरह से जो इंसुलेटर होते हैं, इन इंसुलेटर को क्या करते हैं, यहाँ पे सस्पेंडेड करते हैं, उनको लटकाते हैं यहाँ पे। तो ये अपने इंसुलेटर हैं। तो पढ़ चुके हैं अपन कि इसमें कैसे इंसुलेटर का यूज करते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। और ईच इंसुलेटर जो है वो 11 kV की वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया होता है। ठीक है, और इसके बॉटम में यहाँ पे क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो ये अपना यहाँ पे है कंडक्टर। ठीक है, तो ये सभी इंसुलेटर्स कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, है ना। इनका शेप, साइज, इनकी वोल्टेज रेटिंग, मटेरियल सब कैसा है? यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर के बोथ एंड पे, दोनों सिरों पर यहाँ पे क्या होता है? ये मेटल लिंक होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसे बनता है अपन पढ़ चुके हैं कि टू कंडक्टर्स के मध्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो क्या बन जाता है? वहां पे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मेटल लिंक्स है ना, मेटल है, और उसके बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? यहाँ पे कैपेसिटेंस। इन दोनों के बीच में और इनके बीच में भी क्या बनेगा? कैपेसिटेंस बनेगा। तो जितनी भी यहाँ पे इंसुलेटर की डिस्क होंगी उतने नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे? यहाँ पे कैपेसिटेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए ये एक डिस्क है, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये दूसरी डिस्क का कैपेसिटेंस होगा, ये तीसरी डिस्क का कैपेसिटेंस होगा, और ये कंडक्टर हो जाएगा। अब ये सभी डिस्क आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे इन सभी डिस्क के जो कैपेसिटेंस होंगे वो भी कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो इन सभी के कैपेसिटेंस को हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं? C से। तो ये जो C है, इस C को क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे क्या है? तो सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि ये ग्राउंड पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल है यहाँ पे ये, तो ये 0 वोल्ट है। और कंडक्टर को क्या देते हैं? लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज जैसे दे रहे हैं मान लीजिए 66, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या फ्लो होती है वहां पे? करंट। और उस करंट को क्या कहते हैं? चार्जिंग करंट। तो यहाँ पे चार्जिंग करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब करंट फ्लो होगी तो ईच कैपेसिटर्स में क्या होगा? वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, तो सभी कैपेसिटर में क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो सभी में सीरीज सर्किट बन गया ना। ये कैसा सर्किट बन गया? सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में सभी में करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इक्वल। ठीक है, और सभी आइडेंटिकल डिस्क हैं, सभी के कैपेसिटेंस इक्वल हैं, मींस सभी के कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इनका सबका एक्सी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इन सभी डिस्क में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो सभी डिस्क में अभी वोल्टेज ड्रॉप कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि ये मेटल लिंक्स है और ये सपोर्ट है, टावर है, ये भी मेटल है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे क्या है? एयर है। तो दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक एयर होने के कारण इनके बीच में भी क्या बन जाएगा? यहाँ पे कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो जहां भी ये मेटल लिंक्स होंगी वहां पे क्या बन जाएगा? इस प्रकार से ये कैपेसिटेंस बन जाएगा। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से क्या होंगे, यहाँ पे कैपेसिटेंस बन जाएंगे। तो ये कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल लिंक एंड क्या होगा, सपोर्ट होगा, टावर होगा। इस प्रकार से ये कैपेसिटेंस बन जाएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? तो इन कैपेसिटेंस को किसी डिनोट करेंगे C1 से, और इन कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे यहाँ पे, शंट कैपेसिटेंस। ठीक है। अब ये जो शंट कैपेसिटेंस होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये बहुत कम होते हैं। ठीक है। किसकी तुलना में, इस सेल्फ कैपेसिटेंस की तुलना में इनका मान बहुत कम होता है। ठीक है। यदि इनकी वैल्यू यहाँ पे है 10 माइक्रोफैरड, तो इनकी वैल्यू होगी यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड होगी। मतलब कि सेल्फ कैपेसिटेंस का एक स्मॉल फ्रैक्शन है, यानी 1/10वां भाग है ये, यानी 0.1 है। ठीक है ना। तो उस स्मॉल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो के जो है ये क्या शो कर रहा है, स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा अंश। ठीक है। तो किसका छोटा सा अंश है ये, तो सी का। तो यदि इसको हम डिवाइड करें तो 1/10 कितना आ गया, 0.1। तो के की वैल्यू क्या होगी, 0.1 होगी। बात समझ में आई ना। तो यदि हमको C1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, ये C होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसकी वैल्यू को हम आगे देखेंगे चल के। अब यहां पे समझते हैं कि होता क्या है कि जब ये शंट कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है ना, ये यहाँ पे पिक्चर में आता है शंट कैपेसिटेंस, तो क्या होगा, यहां से जो चार्जिंग करंट इस सीरीज सर्किट में फ्लो हो रही थी, अब वो करंट क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी टू द ग्राउंड। यहां से डाइवर्ट होगी टू द ग्राउंड। ठीक है। जैसे मान लीजिए 66 केवी पोटेंशियल दे रहे हो, तो इस पॉइंट पे यहां तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज मिलेगी आपको, 66 केवी ही मिलेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो इसके कारण यहाँ पे क्या फ्लो होगी, एक करंट, चार्जिंग करंट कहाँ फ्लो हो जाएगी, ये ग्राउंड में फ्लो हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे, सपोज मान लीजिए इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मान लीजिए इसमें 16 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 50 केवी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या होगा, फिर चार्जिंग करंट कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड में। सपोज मान लीजिए इसने कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर लिया यहाँ पे, तो इसने वोल्टेज ड्रॉप कर मान लिया 20 केवी, तो यहाँ पे क्या है, 30 केवी है। तो यहाँ से फिर से करंट किस में चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शंट कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, ये इस सीरीज कैपेसिटर्स में, या बोल सकते हैं सेल्फ कैपेसिटर में, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देंगे, नॉन यूनिफॉर्म कर देंगे। ठीक है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि यहां से जा रही है 10 एम्पियर की करंट, ठीक है, यहां चले गई 1 एम्पियर, तो अब यहां से जाएगी 9 एम्पियर, यहां चले गई 1 एम्पियर, यहां से कितनी जाएगी 8, यहां चले गई 1 एम्पियर, तो यहां से कितनी जाएगी 7। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 7xc, यहाँ पे होगा 8xc, यहाँ पे होगा 9xc। तो इन सभी में xc तो सेम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो सेम है, बट करंट की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी डिफरेंट होगा। किसमें करंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो जो डिस्क नियर टू क्या होगी, कंडक्टर होगी। तो जो डिस्क कंडक्टर है, ठीक है, उसकी करंट ज्यादा रहेगी, उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, हायर होगा। और जैसे क्रॉस आर्म की तरफ मूव करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वहां पे डिक्रीज होगा। तो जो बॉटम मोस्ट कंडक्टर है, जो नियर टू कंडक्टर होगा, बॉटम मोस्ट डिस्क है, सॉरी, जो बॉटम मोस्ट इंसुलेटिंग डिस्क होगी, ठीक है, जो नियर टू क्या होगी, कंडक्टर होगी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है। और जो टॉप मोस्ट होगी, नियर टू क्रॉस आर्म होगी, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है। तो इस तरह से वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस स्ट्रिंग के इंसुलेटर्स में, वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैपेसिटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि पूछता है कि यहाँ पे सस्पेंशन इंसुलेटर में नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण होता है, तो वो शंट कैपेसिटर के कारण होता है। ठीक है। डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है। डीसी सप्लाई में कैपेसिटेंस प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो वहां पे यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है।
तो इसको तो नोट कर चुके थे, कल बना चुके थे। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा इसमें लिखिए इंसुलेटर डिस्क, इंसुलेटर डिस्क में बोथ एंड पर, दोनों सिरों पर, इंसुलेटर डिस्क में बोथ एंड पर, दोनों सिरों पर मेटल लिंक होने के कारण, मेटल लिंक होने के कारण, बोथ एंड पर, दोनों सिरों पर मेटल लिंक होने के कारण कैपेसिटर फॉर्म होता है, कैपेसिटर बनता है, कैपेसिटर फॉर्म होता है। पैराग्राफ चेंज लिखिए, सस्पेंशन इंसुलेटर में इस कैपेसिटर से चार्जिंग करंट फ्लो होती है। इससे उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। इससे उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। नेक्स्ट की सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर की मेटल लिंक एंड सपोर्ट, सस्पेंशन इंसुलेटर की मेटल लिंक एंड सपोर्ट के मध्य डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर होने के कारण शंट कैपेसिटेंस C1, शंट कैपेसिटेंस C1 फॉर्म होता है, शंट कैपेसिटेंस C1 फॉर्म होता है। इस शंट कैपेसिटेंस से चार्जिंग करंट फ्लो होती है, इस शंट कैपेसिटेंस से चार्जिंग करंट फ्लो होती है। इससे सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस, इससे सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस की करंट अनइक्वल हो जाती है और उनमें अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है, और उनमें अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, अब अलग से पॉइंट, सस्पेंशन इंसुलेटर की डिस्क के अक्रॉस नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप के लिए
नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज ड्रॉप के लिए शंट कैपेसिटर C1 रिस्पॉन्सिबल होता है। शंट कैपेसिटर C1 रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट के कंडक्टर के नियरेस्ट मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप एंड क्रॉस आर्म के नियरेस्ट डिस्क में मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है। नेक्स्ट के कंडक्टर के नियरेस्ट डिस्क में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, कंडक्टर के नियरेस्ट डिस्क में हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डेवलप होने के कारण उसके पंचर होने की पॉसिबिलिटी, उसके पंचर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। उसके पंचर होने की पॉसिबिलिटी, उसके पंचर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डीसी सप्लाई में स्ट्रिंग के ईच इंसुलेटर के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डीसी सप्लाई में स्ट्रिंग के ईच इंसुलेटर के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट के शंट कैपेसिटर कॉमा म्यूचुअल कैपेसिटेंस का, शंट कैपेसिटेंस म्यूचुअल कैपेसिटेंस का, शंट कैपेसिटेंस म्यूचुअल कैपेसिटेंस का एक स्मॉल फ्रैक्शन ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल के होता है। फिर भी यह वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। फिर भी यह वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, यहां पे एक होती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है? यहां पे वोल्टेज अक्रॉस द whole string upon number of disk into voltage across disk
नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ठीक है। और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो गई, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, ठीक है, अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। तो एन है यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वो नंबर ऑफ डिस्क के क्या है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज होती हैं तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गर जो स्ट्रिंग होगी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डिस्क होंगी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, पुअर। और जिसमें नंबर ऑफ डिस्क क्या होंगी, लेस होंगी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वहां पे हाई होगी। बात समझ में आई? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिस्क के नंबर ऑफ डिस्क के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि जो अपना सस्पेंशन इंसुलेटर है उसकी जो ये स्ट्रिंग है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में यदि 10 इंसुलेटर है तो यहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि इंसुलेटर है 3 तो 3 रखोगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मीन्स कि यदि शॉर्ट स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ इंसुलेटर क्या है, लेस है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ठीक है। ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के नियरेस्ट ये वाली डिस्क है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, जितना ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी उतनी क्या होगी, पुअर होगी। दूसरा यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो कल बताया था कितना वोल्टेज होता है, तो वो होता है फेज वोल्टेज। तो बताया था वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या होता है, तो यदि बोलेगा कि वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, तो ये होता है यहाँ पे फेज वोल्टेज और ये होता है VL/√3, ठीक है। समझ में आई बात? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज यूनिफॉर्म है और या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये हमको वो बताती है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे सभी डिस्क के अक्रॉस कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्टेज का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस समय स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। तो 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि स्ट्रिंग एफिशिएंसी लेस देन 100% है मींस क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो उसमें नोट करिएगा उसके नीचे में सस्पेंशन इंसुलेटर के डिस्क की संख्या इंक्रीज होने पर, सस्पेंशन इंसुलेटर के डिस्क की संख्या इंक्रीज होने पर डिस्क की संख्या इंक्रीज होने पर उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट के स्ट्रिंग एफिशिएंसी यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करती है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करती है।
100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी होने पर स्ट्रिंग की ईच डिस्क 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी होने पर स्ट्रिंग की ईच डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पे है, इसको बनाइए। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि स्ट्रिंग इंसुलेटर हैज 4 यूनिट्स, उसमें 4 यूनिट हैं। द वोल्टेज अक्रॉस बॉटम मोस्ट यूनिट कितना है? 33.33% ऑफ द टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो इट्स स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज, तो उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो यहां पे देखेंगे कि इस प्रकार से कितने कैपेसिटेंस बनेंगे यहाँ पे? ये 4 कैपेसिटेंस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, संड भी बनेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो हमको अभी क्या दिया हुआ है कि जो बॉटम मोस्ट यूनिट है नियर टू कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास में कितनी वोल्टेज है? तो जो टोटल वोल्टेज है V, इस V का कितना परसेंट है? ये 33.33% ऑफ क्या है वो V। तो हमको वोल्टेज पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पे कितनी वोल्ट है? 100। तो यहाँ पे कितनी आएगी? 33.33 वोल्ट आ जाएगी, है कि नहीं? बस कैलकुलेशन कर लेंगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है? वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग। तो वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग कितना मान लिया है? 100। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? यहाँ पे 4। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर कितनी हो जाएगी? 33.33। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया? 75% आया। ठीक है, तो 75% स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहां पे देखेंगे कि ये सपोर्ट है, ये क्रॉस आर्म है, और यहां पे ये 3 डिस्क हैं, 1 2 एंड 3, और ये कंडक्टर है यहां पे। और यहां पे क्या बनेगा आपका? शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस द वोल स्ट्रिंग को क्या मान लिया? यहाँ पे ये V है। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस है C इसका सबका। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है यहाँ पे V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे V3। ठीक है, तो V1 V2 V3 इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। ठीक है,
अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1 और इसमें फ्लो हो रही है स्मॉल I1, है ना। ये शंट कैपेसिटेंस है, इन सबको भी क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे करंट फ्लो होगी I2 कैपिटल I2 और इसमें फ्लो होगी स्मॉल I2। इसमें करंट फ्लो होगी कैपिटल I3 और यहाँ पे फ्लो होगी स्मॉल I3, है ना, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के लिए जाएगी। अब यहाँ पे ये एक नोड है ए, ये नोड है यहाँ पे बी और नोड है यहाँ पे ये सी, ये अपना कंडक्टर है यहाँ पे। अब यदि हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि इस डिस्क के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसके अक्रॉस कितनी होगी, इसके अक्रॉस कितनी होगी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब वोल्टेज जो ड्रॉप अक्रॉस ईच डिस्क है उसको यदि हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड ए। जो नोड ए है इस नोड ए पे क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग इंसुलेटर में ईच डिस्क, प्रत्येक डिस्क के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, उस वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अप्लाई KCL क्या लिखेंगे, एट नोड ए। तो नोड ए पे KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट क्या होगी यहाँ पे I2, इनकमिंग करंट क्या होगी I2, किसके इक्वल होगी, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये करंट है ये कौन सी करंट है, कैपेसिटिव करंट है ना। कैपेसिटिव करंट को हम कैसे निकालते हैं, तो कैपेसिटिव करंट को निकालते हैं V अपॉन XC, और हमको पता है कि ये क्या होता है 1 अपॉन, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा C इंटू V। तो जो कैपेसिटिव करंट है, चार्जिंग करंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, ओमेगा C इंटू V यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो अपना यहाँ पे कैपेसिटेंस है, कौन सा कैपेसिटेंस है यहाँ पे, जो अपना सेल्फ कैपेसिटेंस है और म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, उनको एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखे थे कि जो K होता है स्मॉल फ्रैक्शन है ये, और ये किसका रेशियो होता है C1 अपॉन क्या होता है C, मीन्स शंट कैपेसिटेंस जो है ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस है उसको क्या लिख सकते हैं, K इंटू म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इनको यहाँ पे यूज करेंगे। तो यदि हमको इस I2 की वैल्यू निकालनी है तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस, मीन्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, तो ये हो जाएगा V2, ठीक है, और ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे C। तो ओमेगा C इंटू क्या होगा V2, है ना। कौन सा कैपेसिटेंस ले रहे हैं, ये कैपेसिटेंस। तो इस कैपेसिटेंस में ओमेगा क्या होता है सबको पता है, एंगुलर वेलोसिटी 2πf, और इसका कैपेसिटेंस इंटू क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि हमने क्या कैलकुलेट किया, I2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो I2 की वैल्यू क्या होगा, ओमेगा C इंटू क्या हो जाएगा V2। इसी तरह से I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1, तो ओमेगा C हो जाएगा। तो ओमेगा C इंटू क्या होगा V1 हो जाएगा। अब यदि स्मॉल I को कैलकुलेट करना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ये कॉमन नोड बनेगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, कनेक्ट हैं, तो ये कॉमन नोड बनेगा। तो इस नोड पर जितना पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है, और इस नोड पे जितना पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे अपीयर होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बात समझ आई नहीं, कि आपको यदि बोला गया कि एक कैपेसिटर ऐसे है और एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसा कनेक्ट है कैपेसिटर, और यदि हमने यहाँ पे इसको वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना है, दोनों तो पैरेलल में है ना, ठीक है। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ पे V1 आएगा, ठीक है। तो इसकी यदि चार्जिंग करंट कैलकुलेट करनी है I1, तो उसको क्या लिखोगे, ओमेगा C1 इंटू क्या हो जाएगा V1।
ठीक है। ओमेगा कैपेसिटेंस कितना है इसका C1, वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस V1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि C1 को हम क्या लिख सकते हैं K इंटू C, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे K इंटू C। तो अब इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ओमेगा सी दिख रहा है, तो ये ओमेगा सी को कॉमन लेके क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो V2 की जो वैल्यू आएगी वो V1 1 प्लस क्या हो जाएगी K। तो ये इक्वेशन हमको मिला। तो यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू किसके टर्म्स में कैलकुलेट कर ली है, V1 के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। यदि V1 की वैल्यू पता हो और K की वैल्यू पता हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक इक्वेशन मिल जाता है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड बी। तो नोड बी पे KCL अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है यहाँ पे ये, और आउटगोइंग करंट है I2 प्लस स्मॉल I2, ठीक है। इनकमिंग करंट है I3, आउटगोइंग करंट है I2 स्मॉल I2। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा सी एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 आएगा, ठीक है। अब I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा सी इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, बस में। अब इस I2 की वैल्यू क्या होगी, इस स्मॉल I2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है कि नहीं। जब ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट था तो इसके साथ भी कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट जब यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ कनेक्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। तो V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यदि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा C1 एंड V1 प्लस क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे KC, ठीक है। तो ओमेगा C V3 इज इक्वल टू ओमेगा C V2 प्लस ओमेगा KC V1 प्लस क्या हो जाएगा, ये V2। तो ओमेगा की C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कैंसिल, तो V3 इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, V1 प्लस के V1 प्लस क्या आएगा, के V2 आएगा, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे देखेंगे कि V1 ये V2 है ना, ये V2 है, तो ये V2 है, V2 के V1 इंटू क्या आएगा, के V2। तो V2 को कर सकते हैं यहाँ पे हम कॉमन, तो V2 को कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो होगा 1 प्लस के प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, के V1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने V2 की वैल्यू निकाली थी V1 के टर्म्स में, तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और रख के फिर से उसको सिंप्लीफाई वहां पे करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, ये जो वैल्यू है V2 इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये V3 है ना, ये V3, तो इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V3, ये हो जाएगा V1 1 प्लस के 1 प्लस के, ठीक है, प्लस हो जाएगा के V1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है वो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो सब में क्या कॉमन आएगा, V1 को कॉमन ले लेते हैं, तो V1 को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस k स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3k, है ना। V1 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस k स्क्वायर 2k और k इधर आएगा, कितना k हो जाएगा 3k। तो ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन आया। तो इस इक्वेशन में भी देखेंगे V3 की वैल्यू किसके टर्म्स में आई है, V1, V2 भी V1 के टर्म्स में आया, V3 भी V1 के टर्म्स में आया। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि V1 V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होता है, V। तो V1 की वैल्यू तो V1 रहेगी, V2 की वैल्यू होगी V1 1 प्लस के, और V3 की वैल्यू होगी V1 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
V हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से किसको कॉमन ले सकते हो आप, V1 को, तो V1 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल टू क्या होगा V। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V1। ठीक है, तो कितना k हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया 3 प्लस 3 है ना कि 4k प्लस क्या होगा ये k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा V। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि यदि हमको V1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, V अपॉन 3 प्लस 4k प्लस क्या होगा k स्क्वायर। तो हमको ये तो पता है कि वोल्टेज हम कितनी दे रहे हैं, आपको लाइन वोल्टेज पता है, फेज वोल्टेज निकाल लोगे तो V की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपको जो कैपेसिटेंस है इस डिस्क का कैपेसिटेंस आपको लैब में चेक करना पड़ेगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना है ना। ब्रिज होता है ना, ब्रिज में लगा के उसको क्या करेंगे हम, उसे कैपेसिटेंस को चेक कर लेंगे। इसका कैपेसिटेंस भी हमको पता है, इसके कैपेसिटेंस को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एयर की परमिटिव वगैरह रख के स्पेसिंग कितनी है और इसका जो एरिया है ना, उतना एरिया यहाँ लेके उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब सभी कैपेसिटेंस हमको पता चल गए तो क्या मिल जाएगा आपको, के मिल जाएगा। तो के मिल जाएगा तो के की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको V1। अब यदि V1 मिल गया है, के भी पता है, V1 भी पता है, ठीक है, तो V2 निकाल सकते हो और V3 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच डिस्क है उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में क्या लगेगा आपको, काफी समय लगेगा उसमें। ठीक है, ये तो सिर्फ 3 डिस्क के लिए। अब जितनी नंबर ऑफ डिस्क बढ़ते जाएंगे उतने इक्वेशंस क्या होते जाएंगे आपके, बढ़ते जाएंगे। तो हेडिंग डालिए मेथड्स फॉर इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो यदि हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, बात समझ आ रही है, कि यदि हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है तो हमको किसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इस शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ये k है, ये k क्या है, C1 अपॉन C है। ठीक है, इस k की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इस k की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, इनका रेशियो जो है डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो आपके पास में क्या मेथड हो सकता है, C1 यानी शंट कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर दो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। या फिर क्या कर सकते हो आप, इस C की वैल्यू को इंक्रीज करो। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। बात समझ में? तो उसमें पहले नोट करिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए शंट एंड म्यूचुअल कैपेसिटेंस के रेशियो शंट एंड म्यूचुअल कैपेसिटेंस के रेशियो ब्रैकेट में लिखे हो C1 अपॉन C अर्थात कैपिटल के की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेथड सोच सकते हैं। तो पहला बोलता है कि बाय यूजिंग इंसुलेटर बाय लार्जर डिस्क, कि इंसुलेटर जो है वो हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है,
या बोलता है कि by providing each disk with large metal cap, ठीक है। तो ये बताया कि हमको क्या करना होता है, हमको इस k की वैल्यू को डिक्रीज करना है, हमको इस k की वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप C1 को कम कर लो या C को इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो यदि हम देखें कि जो इंसुलेटर की ये डिस्क है, ये इंसुलेटर की डिस्क है ये, तो इस इंसुलेटर की डिस्क को बोलता है कि आप क्या कर लो, लार्ज बना लो, लार्ज डिस्क, ठीक है। तो बाय यूजिंग इंसुलेटर बाय लार्ज डिस्क, यदि हम लार्ज डिस्क का बनाएंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा। या फिर बोल रहा है कि इसके ऊपर में आप क्या करो, ऐसा मेटल का कैप लगा दो, ऐसा मेटल का कैप ऊपर भी और नीचे भी। तो जो मेटल है उसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एरिया ऑफ प्लेट कैपेसिटर में इंक्रीज होगा। तो कैपेसिटर में यदि एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कौन सा, डिस्क का, तो डिस्क का कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है इसमें अपनी जो डिस्क है, इंसुलेटर डिस्क, वो क्या होगी, बल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो हम डिस्क को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो वहां पे जो डिस्क है, जब हम उसको एक पर्टिकुलर साइज तक ही इंक्रीज कर पाते हैं, तो इस मेथड में हम k की वैल्यू को कितना रख पाते हैं, 1/10 या 1/6, इतने तक ही क्या कर पाते हैं, हम वहां पे उसको रिड्यूस कर पाते हैं, बात समझ में आई। तो इससे ज्यादा हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, मतलब कि k की वैल्यू 1/10 यानी क्या हो गया, 0.1, 1/6 यानी क्या हो गया, 1.33, है ना। तो उससे ज्यादा हम उसको रिड्यूस्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा करने से भी क्या होता है, स्टिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ठीक है। हेडिंग समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, उसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लिए। उसमें लिखिए, इस मेथड के द्वारा ईच डिस्क, प्रत्येक डिस्क के सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस, सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, सॉरी इंक्रीज करते हैं, सेल्फ या म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। इससे कैपिटल के की वैल्यू डिक्रीज होती है एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मींस स्टिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पहले से इंप्रूव होती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग इंसुलेटर बाय लार्ज डिस्क, ठीक है। जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बताता है कि किस पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे, एरिया पे, है ना, इस पर डिपेंड करता है। तो यदि हम लार्ज डिस्क बनाएंगे तो लार्ज डिस्क बनाने में इंसुलेटिंग मटेरियल हमको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसके ऊपर में हम मेटल लिंक लगाते हैं, उसको लटकाने के लिए क्या करते हैं, मेटल लिंक लगाते हैं, ठीक है। वो उसका साइज क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा बनाना पड़ेगा।
तो जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा, मेटल कैप का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाएगा बॉटम में और टॉप में, ठीक है, इंसुलेटर की डिस्क का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन सा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो ये जो डिस्क का कैपेसिटेंस है, ये वाला कैपेसिटेंस सबका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या चेंज नहीं होगा, तो ये शंट कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो जब इस सी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये के ही रिस्पॉन्सिबल है ना, के रिस्पॉन्सिबल मतलब है C1, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है के की वैल्यू, उतना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, स्टिंग एफिशिएंसी पुअर होती है। इसकी वैल्यू को यदि आप डिक्रीज कर देते हो तो स्टिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो हमने क्या किया, इस कैपिटल के की वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीज, तो स्टिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। आई बात समझ में, तो नोट कर लिए। तो इस मेथड में के की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, तो उसमें लिख लीजिए, इस मेथड में k इज इक्वल टू 1/10 या 1/6 तक प्राप्त होता है। इस मेथड में k इज इक्वल टू 1/10 या 1/6 तक प्राप्त होता है। क्रॉस आर्म, ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉस आर्म, हेडिंग डाल लीजिए। हेलो हेलो, तो सेकंड जो मेथड है वो क्या है यहाँ पे, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। तो अपने को पता है कि यदि हम क्या करते हैं, क्रॉस आर्म इस प्रकार से रखे थे, तो ये C1 था यहाँ पे। यदि लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि C इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी एरिया अपॉन स्पेसिंग। तो प्लेट के बीच की क्या है, ये दूरी, मेटल लिंक, मेटल के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी है। तो यदि ये बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कौन सा कैपेसिटेंस कम होगा, क्या आदमी है यार ये। हेलो हेलो, तो समझ में आई बात। तो लॉन्गर क्रॉस आर्म को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, डी बढ़ा रहे हैं ना, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम। कौन सा कैपेसिटेंस कम होगा बताओ, शंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि C1/C में किसकी वैल्यू कम हो रही है, शंट की, तो के की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो स्टिंग एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। बट इसका भी लिमिटेशन है ना, क्रॉस आर्म की लेंथ को यदि आप इंक्रीज करते हो तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। तो बहुत ज्यादा लॉन्गर क्रॉस आर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, तो इस के की वैल्यू हम कितना अचीव कर सकते हैं वहां पे, 0.1, उससे ज्यादा लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें नोट करिएगा,
क्रॉस आर्म की लेंथ इंक्रीज करने पर, क्रॉस आर्म की लेंथ इंक्रीज करने पर शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इस मेथड के द्वारा, इस मेथड के द्वारा ये लिखिए k इज इक्वल टू 0.1 तक अचीव होता है। इस मेथड के द्वारा k इज इक्वल टू 0.1 तक अचीव होता है, 0.1 तक प्राप्त होता है। ओके, तो k इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो सकता है आपको? 0.1 तक प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में बाय कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, ठीक है, हेलो, तो इसके बाद में बाय कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, तो कैपेसिटेंस की क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रेडिंग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, तो आपको बताया कि यहां से मान लीजिए कितनी करंट जा रही है? 10 एम्पियर। यहां से कितनी जा रही है? 10 एम्पियर। 1 एम्पियर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहां कितनी हो गई? 9 एम्पियर। 1 एम्पियर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहां कितनी हो गई? 8 एम्पियर। ये हमने देखा यहाँ पे। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 8 इंटू एक्सी, यहाँ पे होगा 9 इंटू एक्सी, और यहाँ पे क्या होगा? 10 इंटू एक्सी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब करंट क्रॉस आर्म की तरफ मूव कर रही है, तो टॉप मोस्ट यूनिट में करंट का मैग्नीट्यूड लो है, ठीक है ना। तो इसके कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? कम। यहाँ करंट ज्यादा होती है, इसके कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सी है, इस एक्सी की वैल्यू को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जो एक्सी है, इस एक्सी की वैल्यू को क्या कर देते हैं? कम। अब ये जो एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है? सी पे। इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मीन्स अपने को डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस के, अलग अलग साइज या परमिटिविटी के क्या यूज करने पड़ेंगे? यहाँ पे इंसुलेटर डिस्क यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप में है, ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कैसा होगा? लो। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कैसा होगा? हाई। तो अलग अलग कैपेसिटेंस की इंसुलेटर डिस्क को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंडक्टर के नियरेस्ट कैपेसिटेंस हाई होगा, और प्रोग्रेसिवली यदि हम क्रॉस आर्म की तरफ मूव करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है ना। अब आपको तो ठीक है, एक जगह पे आपने लगा दिया, कल को कोई इंसुलेटर ब्रेक हो गया, पंचर हो गया, उसको आपको चेंज करना है, तो सेम कैपेसिटेंस का आप कहाँ ढूंढते रहोगे? है कि नहीं। तो सभी कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम शेप एंड साइज के होने चाहिए, जिससे कभी भी रिप्लेस करना है तो कोई भी उसको आसानी से रिप्लेस कर सकता है। तो ये मेथड उतना अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें नोट करिएगा, इस मेथड में डिफरेंट कैपेसिटेंस इस मेथड में डिफरेंट कैपेसिटेंस की इंसुलेटर डिस्क का यूज करते हैं। कंडक्टर के नियरेस्ट इंसुलेटर डिस्क का यूज करते हैं। कंडक्टर के नियरेस्ट
डिस्क का कैपेसिटेंस हाई, कंडक्टर के नियरेस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस हाई एंड क्रॉस आर्म के नियरेस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस, क्रॉस आर्म के नियरेस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस लो रखते हैं। क्रॉस आर्म के नियरेस्ट डिस्क का कैपेसिटेंस लो रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट मेथड है, सबसे यूनिवर्सली यूज किया जाने वाला मेथड, और वो होता है, उसको बोलते हैं बाय स्टैटिक शील्डिंग और बाय यूजिंग गार्ड रिंग। ठीक है, तो बाय स्टैटिक शील्डिंग और बाय यूजिंग क्या बोलेंगे उसको, गार्ड रिंग। ठीक है, तो ये जो गार्ड रिंग है, ये गार्ड रिंग यहां पे क्या होती है, तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा मेथड किया जाता है, तो जब आप कभी गुजरोगे ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से, ठीक है, तो आप देखोगे कि इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग होगी इस प्रकार की, ये कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर के साथ में एक रिंग टाइप कनेक्ट होती है, वो इस प्रकार से यहां पे रहती है। अब प्रैक्टिकली यदि देखें तो प्रैक्टिकली ये आपको कंडक्टर के साथ में इस प्रकार से दिखाई देगी, प्रकार से लगी होगी। ठीक है, या फिर इंसुलेटर की जो डिस्क होगी उस डिस्क के सराउंडिंग में ये इस प्रकार से लगी हुई होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, वहां पे गार्ड रिंग उसको बोलते हैं, बट समझने के लिए गार्ड रिंग को हम इस प्रकार से बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेथड है गार्ड रिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं, कंडक्टर की एक रिंग लेते हैं, कंडक्टर की एक रिंग लेते हैं और उस रिंग को इस लाइन कंडक्टर के साथ में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर की रिंग को हमने क्या कर दिया, इस लाइन कंडक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये गार्ड रिंग है। ठीक है, तो हमने देखा था कि यहां से करंट जाती है 10 एम्पियर, तो यहाँ कितनी चली जाती है, 1 एम्पियर। बस में आई, बस में आई। उसके बाद में यहां से कितनी जाती है, 9 एम्पियर, यहाँ कितनी चली जाती है, 1 एम्पियर। तो ये जो करंट यहाँ पे पास हो रही है ना, इन दोनों में, उनके कारण ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि यदि मान लीजिए आपका यहाँ 66 केवी है, इसने यदि मान लीजिए 15 केवी वोल्टेज ड्रॉप कर लिया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 41 केवी मिलेगा। ठीक है, तो इसकी तुलना में यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम, बट ये पूरा कंडक्टर है, तो इस पूरे कंडक्टर की वोल्टेज कितनी होगी, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो इनके बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस। तो यदि यहां से 1 एम्पियर करंट ग्राउंड में जाती है, तो इधर से कितनी आएगी, 1 एम्पियर करंट कितनी आएगी, 1 एम्पियर करंट आएगी। पास में आ रही है, एक मिनट करंट में आने दो।
ठीक है, कनेक्ट हो गए सब। तो यहां पे देखिए, अब मैं आपको बता के आ रहा हूं कि गार्ड रिंग जो है या फिर स्टैटिक शील्डिंग जो है ये क्या होती है। तो जैसे कि अपना ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, और ये तीसरी डिस्क है, और ये कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच में क्या बनता है, यहाँ पे ये शंट कैपेसिटेंस, और ये शंट कैपेसिटेंस क्या करता है, यहां से क्या फ्लो हो जाती है, चार्जिंग करंट, ठीक है। और उस चार्जिंग करंट के फ्लो होने के कारण इन सीरीज कैपेसिटेंस यानी म्यूचुअल या सेल्फ कैपेसिटेंस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इसमें डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होती है, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होती है, ठीक है ना। यदि हम इनकी करंट को इक्वल कर दें तो इनमें इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या यूज किया, यहाँ पे स्टैटिक शील्डिंग या गार्डिंग को यूज किया कि कंडक्टर के साथ में, ये जो अपना लाइन कंडक्टर है इसके साथ में इलेक्ट्रिकली एक कंडक्टर की रिंग को कनेक्ट करेंगे, और कंडक्टर की रिंग को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करके इस इंसुलेटर स्ट्रिंग के सराउंडिंग में उसको रखेंगे, उसके चारों तरफ में उसको रखेंगे, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे 66 केवी की वोल्टेज है, इसने कुछ वोल्टेज को क्या कर लिया, ड्रॉप कर लिया। मान लीजिए इसने 20 केवी की वोल्टेज ड्रॉप कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, अब 46 केवी। बट ये पूरे कंडक्टर की वोल्टेज कितनी होगी, इसकी वोल्टेज तो 66 केवी होगी, ठीक है नहीं, क्योंकि ये तो लाइन कंडक्टर से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है ना। तो अपन देखेंगे यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, बीच में क्या है, इंसुलेटिंग एयर। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस बन जाएगा। यदि मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर की करंट जा रही थी, 1 एम्पियर इधर पास हो जाती है, जिससे यहां 9 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। तो यदि 1 एम्पियर इधर से पास हो रही है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगी। तो यहां से कितनी करंट आएगी, 1 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो अब इस नोड पे देखेंगे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट देख लो, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां से जो करंट जाएगी अब वो कितनी रहेगी, यहाँ पे 10 एम्पियर ही रहेगी। फिर यहाँ पे देखेंगे ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या बनेगा, यहाँ पे ये कैपेसिटेंस। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट। यदि 1 एम्पियर यहाँ से ग्राउंड में जा रही है तो 1 एम्पियर इधर से आ रही है, तो यहाँ से कितनी जाएगी फिर। तो सभी डिस्क में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो वोल्टेज भी क्या होगी वहां पे, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम किस मेथड का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, बाकी मेथड तो रहते ही हैं, क्रॉस आर्म तो लगाती है, लॉन्गर रहती है, ठीक है। और इंसुलेटर के डिस्क के ऊपर मेटल कैप लगा होता ही है, ठीक है। और जो अपन ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर है उसको यूज नहीं करते हैं, इंसुलेटर की ग्रेडिंग हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं, गार्ड रिंग का यूज हम वहां पे करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यदि यहां से जो करंट जा रही है वो है मान लीजिए I2, तो यहां से जो करंट आ रही है वो क्या है, I2 डैश। तो ये जो I2 है और I2 डैश ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यदि यहां से करंट जा रही है I1, यहां से करंट आ रही है I1 डैश, ठीक है। तो ये I1 और डैश आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में इस मेथड का यूज ट्रांसमिशन लाइन में इस मेथड का यूज स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए किया जाता है या करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस मेथड में लाइन कंडक्टर के साथ कंडक्टर मटेरियल
की रिंग को कनेक्ट करके बॉटम यूनिट के सराउंडिंग प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, द गार्ड रिंग screen SCREEN screens, the guard ring screens the lower unit, the guard ring screens the lower unit, comma, reduced their earth capacitance, ब्रैकेट में लिखिए C1, reduced their earth capacitance C1 and introduces a number of capacitance between the line conductor and the various insulator unit cap, thus improving the string efficiency by maintaining the uniform current in each insulator disk या each disk, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, ठीक है। बात समझ में आई सबको? तो इसको आपको याद